नमस्कार। आरोग्य भारत कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। कोविड-19 यानी कोरोना का ये जो वायरल संक्रमण है और इस लड़ाई में यदि हमें जीतना है तो हम सभी का योगदान बहुत ज़रूरी है। सही तरीके से मास्क पहनना, समय समय पर अच्छे से साबुन पानी से हाथ धोना, 2 गज की दूरी बनाए रखना और यदि हम कहीं सार्वजनिक स्थल पर जाएं तो और चौकस हो जाएं। सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करना बहुत अनिवार्य है और सावधानी पर लगातार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बल देते आए हैं। हमें नहीं पता किस बीमारी से कब मुक्ति मिलेगी, लेकिन हां, इसकी एक दवाई है जिसका हम सबको पता है और ये दवाई है 2 गज की दूरी। ये दवाई है मुंह ढकना, फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करना। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है, टीका नहीं बनता है, हम इसी दवाई से इस कोरोना से रोक पाएंगे। तो बदलकर अपना व्यवहार हम कर सकते हैं कोरोना पर प्रहार। और कोरोना प्रबंधन पर बातचीत के लिए यहाँ दूरदर्शन दिल्ली स्टूडियोज में मेरे साथ 3 विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए उनका परिचय आपसे कराऊं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह। नमस्कार, आप डायरेक्टर हैं NCDC नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल से। डॉक्टर सुजाता सतपथी हमारे साथ हैं, आप एडिशनल प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी एम्स दिल्ली से। साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर यतिन मेहता का, आप चेयरमैन हैं क्रिटिकल केयर मेदांता अस्पताल से। आप तीनों का स्वागत है। डॉक्टर सुजीत, आपसे पूछना चाहूँगा कि अवेयरनेस तो अब है जनता को कि हम मास्क पहने और 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लेकिन क्या बिहेवियर में परिवर्तन आया है? जी हाँ, ऐसा हम नहीं कह सकते कि बिहेवियर में परिवर्तन नहीं आया है। जानकारी पहली सीढ़ी होती है बिहेवियर की और दूसरी सीढ़ी होती है हमारे आसपास का वातावरण। अगर हम वातावरण देखते हैं, आज हम छोटे से छोटा आदमी, छोटे से छोटा बच्चा भी कोरोना को जानता है और न केवल ये जानता है बल्कि ये भी जानता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिस बात को बार बार कहते हैं उसको कैसे अपने व्यवहार के रूप में लाना। चाहे दुकान में जाए, दवाई की दुकान में, चाहे हेयर कटिंग की दुकान में, चाहे सब्जी लेने की जगह पर, तो सब्जी वाला भी हमको उसी प्रकार से बिहेवियर करता दिखता है जिससे कि वो अपना बचाव कर सके और हमारा भी उससे बचाव। जी, जागृति से व्यवहार परिवर्तन में आप किस तरह देखते हैं पूरी मानसिकता को? मैं अग्री करूंगी जो सर अभी बोले। जागृति ही पहली सीढ़ी है और बिहेवियर का और कोई रास्ता नहीं है परिवर्तन का। वो जागृति से शुरू होता है और उसी से अवेयरनेस में ही खत्म होता है। एंड ये ज़्यादातर हमने देखा आफ्टर लॉट ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड मन की बात जो प्रधानमंत्री जी करते हैं, उससे काफ़ी, आप अगर रास्ते में चले जाएंगे, ठेले वाले से, सब्जी वाले से लेकर डिस्टेंस मेंटेन रखना, कम से कम थोड़ी सी गलत तरीके से शायद मास्क पहने, लेकिन मास्क जरूर पहनते हैं, चाहे कुछ भी गामछा लगा देते हैं, रुमाल लगा देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो जागरूकता आया है वो बिहेवियर में रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन ये है कि किस लेवल तक, अगर हमारा पॉपुलेशन बहुत लार्ज है, कहाँ तक किया है, ये जब तक हम ठोस स्टडी नहीं करेंगे पता करना मुश्किल है, बट डेफिनेटली आया है। जी डॉक्टर यतिन, आपने जो अस्पताल में और अपने आसपास नेबरहुड में देखा है, आपको परिवर्तन दिख रहा है? लोग समझ रहे हैं कि ये एक रिस्पेक्ट की बात है कि अगर मैं आपसे दूरी बनाऊं या मास्क पहनूं, ये एक तरह से हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट दे रहे हैं? नहीं, ये पब्लिक में तो मैं देख रहा हूँ अच्छी बात है। अगर कोविड नहीं भी हुआ तो भी डिस्टेंस मेंटेन करके बात करना अच्छी बात है। किसी के मुंह पे खांसना या छींक करना ये अच्छी बात नहीं होती। हाँ जी। तो ये सब पब्लिक में जनरली अवेयरनेस काफ़ी आ गई है। आई थिंक इसमें मीडिया ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो पब्लिक अवेयरनेस आ गई है और ये हमारी अच्छी आदतें हैं। हाथ को साफ रखना, मुंह को ढकना अगर खांसी कर रहे हो जी, तो ये सारी तो हमारी कंटिन्यू करनी चाहिए। अच्छी बात है, बिल्कुल, ये चीज़ें हमारी भलाई के लिए ही हैं। लेकिन आज के अंक में हम विशेष तौर पर ये भी बात करेंगे कि आखिरकार टेस्टिंग की अगर बात करें तो जांच की नीति क्या है, जांच किसे करानी होगी, क्या मेथोडोलॉजी है, और अगर कोई कोविड पॉजिटिव आता है पेशेंट तो हॉस्पिटल में दाखिले की प्रक्रिया क्या रहेगी, उपचार कैसे होगा। यदि इन विषयों पर आप भी हमारे मेहमानों से कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का STD कोड और नंबर रहेगा 2309-7532। दैट्स 011-2309-7532। डॉक्टर सुजीत,
जांच की नीति क्या है? आज जो स्थिति है, कौन है जिसे कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए? देखिए, इसमें 2-3 बातें हमारे लिए मुख्य रूप से ध्यान देने की हैं। पहली चीज़ तो जैसे सभी को मालूम है, आरोग्य सेतु एक हमारे लिए बहुत अच्छा हथियार है, जिससे कि हमको अपने मोबाइल से ही पता चल जाता है कि क्या हम किसी के संपर्क में आए हैं, और अगर हमारा निशान ऑरेंज हो जाता है तो हमारी ये पहली जिम्मेदारी खुद की बनती है कि हम खुद अपने आप को एक टेस्टिंग सेंटर की ओर ले जाएं। टेस्टिंग सेंटर का पर्याप्त रूप से प्रचार किया गया है, डॉक्टर्स हर जगह इसके लिए कोविड सेंटर्स बने हुए हैं, तो हमको ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, अगर हम खुद ही किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हैं और उसके बाद हमें 3-4 दिन बाद कुछ लक्षण चालू होते हैं, तो ये हमारी एक और वो बन जाती है कि हम अपने आप को हाई रिस्क में रखें या हाई जोन में रखें, और एल्डरली और अगर कोमॉर्बिड कंडीशन है हमारे पास तो ये खतरा और बढ़ जाता है। जी, लेकिन अगर हम मेंटल हेल्थ की दृष्टि से देखें तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि व्यक्ति को शायद डर हो कि मैं टेस्ट कराने जाऊं, कहीं पॉजिटिव ही ना आ जाए, या ऐसा तो नहीं कि मैं अभी तो ठीक हूं और मैं कोरोना का टेस्ट कराने अस्पताल गया और मुझे इन्फेक्शन हो गया। ये दो अलग अलग चीजें आप बोल रहे हैं। एक तो जो शायद मुझे पॉजिटिव निकल आए, ये डर जो है सामान्य है, ये किसी को भी आ सकता है, लेकिन अपने लिए एक जिम्मेदारी जो है हम लोग सबका बनता ही है। अगर मैं अपने लिए अपनी जिम्मेदारी खुद को लेना ही पड़ेगा। सरकार भी उसी के ऊपर जोर दे रही है कि मैं अपनी जिम्मेदारी, मान लो मुझे खूब तेज सारे लक्षण के साथ मुझे धीरे धीरे दिख रहा है, या मैं किसी के संपर्क में ऑलरेडी आ चुका हूं जो पॉजिटिव है, तो ये मेरी जिम्मेदारी मेरी तरफ है, मेरी जिम्मेदारी मेरी परिवार की तरफ है, मेरी जिम्मेदारी देश की तरफ भी है, ताकि मैं डिक्लेयर करूं, टेस्ट सेंटर जाऊं नजदीक में जो है और वहां टेस्ट कराऊं। जैसे ही ट्रीटमेंट मुझे सजेस्ट किया जा रहा है, या जैसे भी मुझे हॉस्पिटलाइज करना है, क्वारंटीन करना है, होम क्वारंटीन लेना है, जैसे भी सजेस्ट किया जाए हॉस्पिटल के थ्रू, मुझे वो सारे माननी है। ये जो जिम्मेदारी है ये हम सबको उठानी है। जी, पर टेस्ट अपने आप में मुश्किल तो नहीं है? अपने आप से बहुत मुश्किल भी नहीं है, पेन भी नहीं होता है, इतना कुछ भी नहीं होता है, डरने वाली बात नहीं। अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो भी अच्छी है, आ गया तो भी अच्छा है। अच्छा, ताकि आप अपने और परिवार की और आसपास की सारे लोगों के लिए जिम्मेदार बन गए, एक जिम्मेदार सिटीजन बन गए। अगर निकल भी आता है पॉजिटिव, डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी रिकवरी रेट इतनी बढ़िया है जी, तो इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल, भारत में अगर आप केसेस देखें तो 5 लाख से ज्यादा हैं और लगभग 3 लाख केसेस रिकवर हो गए हैं, यानी 60% हम कह सकते हैं कि रिकवरी रेट चल रहा है। इस समय बिहार से कॉलर हैं शानू जी फोन लाइन पर। हेलो जी। हेलो, हाँ जी, सोनू कुमार जी अपना सवाल पूछिए। जी सर, मेरा ये सवाल है, क्या ये हैंड सैनिटाइजर सच में कोरोना पे एक्टिव है? जी, हैंड सैनिटाइजर से क्या हम कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं? हाँ, अगर वायरस, देखिए ये प्रॉब्लम इस वायरस का ये है कि ये सरफेसेस पे काफ़ी देर तक रहता है, इसलिए आपने हाथ अगर छुए वहाँ किसी सरफेस पे जहाँ किसी ने खांसा है और वायरस वहाँ है, और ऊपर से आपने हाथ लगा के अपने मुंह पे या नाक के पास हाथ लगाया है, तो वायरस आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा सकता है। पर अगर हाथ आपके साफ है, वो अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर होता है, अगर वो अवेलेबल है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी है तो भी आप साबुन और पानी से अगर आप हाथ धो लेंगे तो 90% वो वायरस उसमें चला जाएगा। अच्छा। इसलिए वो सेफ है। हैंड हाइजीन अच्छी बात है, अपनी सफाई, हाथ साफ रखना अच्छी बात है। और अगर हमें चुनना हो, घर पर हो, तो साबुन पानी को हम प्राथमिकता दें, बाहर हैं तो शायद सैनिटाइजर यूज करें। बिल्कुल जी, लेकिन आज की तारीख की अगर हम बात करें तो 27 जून से राजधानी दिल्ली में एक सेरोलॉजी सर्वे भी शुरू हुआ। इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, अगर आप इस इन्फेक्शन की बात करें तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहली होती है एंटीजन, दूसरी होती है एंटीबॉडी। अच्छा। एंटीजन वायरस से आती है, जिससे कि हमें इन्फेक्शन का पता लगता है, तो हम लोग जांच के द्वारा जो RT-PCR और आज रैपिड एंटीजन टेस्ट है, उससे हम ये पता करते हैं कि व्यक्ति में वायरस का संक्रमण हो गया कि नहीं हुआ, पहली चीज़। लेकिन संक्रमण होने के कुछ समय पश्चात क्या होता है कि हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म भी वायरस से लड़ता है, और जैसे ही लड़ता है उस दौरान एक एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। एक IgM एंटीबॉडी होती है जो इमीडिएट इन्फेक्शन बताती है, IgG जो कि लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन बताती है। तो ये हमारा वायरस जो सर्वे किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है कितनी जनता, कितनी आबादी हमारी आज की तारीख में वायरस से एक्सपोज हो चुकी है, और उसमें ऑलरेडी ये एंटीबॉडीज आ गए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, बड़ी स्थिति एक ऊहापोह की स्थिति थी दिल्ली में,
कुछ लोगों को संक्रमण आता है और आके चला भी जाता है, उन्हें पता भी नहीं चलता, तो वो हमारे सर्विलेंस नेटवर्क से, टेस्टिंग से भी बाहर रहते हैं और सर्विलेंस से भी बाहर रहते हैं, लेकिन वो इन्फेक्शन फैलाते हैं कम्युनिटी में। और ये बीमारी, जैसा कि मैडम ने भी कहा, एक कम्युनिटी बीमारी है। हमको ये समझना बहुत आवश्यक है, तभी हम इसको समझ पाएंगे। ये व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से तो परेशान करती ही है, लेकिन जिस तरीके से इसका फैलाव हो रहा है, आपने देखा आज ही 5 लाख से ऊपर केस हो गए, तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि किस कम्युनिटी इम्यूनिटी लेवल के पे आके हमको इससे बचाव का साधन मिल सकता है। पर जैसे शुरू से ही मार्च से चर्चा थी कि क्या कम्युनिटी ट्रांसमिशन वाला फेज आएगा, तो भारत में इस समय स्थिति क्या है? देखिए, कम्युनिटी ट्रांसमिशन एक बड़ा जनरल टर्म और इसको बड़ा लूजली इस्तेमाल किया गया है। मैं जैसा कि लोगों का और मीडिया का और सभी तरफ देखता हूं, बार बार लोग हमसे भी यही क्वेश्चन पूछते हैं, क्या हम कम्युनिटी में आ गए, ट्रांसमिशन में आ गए, क्या फेज 3 ऑलरेडी आ गया? तो ये हमको समझने की जरूरत है, जो भारत का स्ट्रक्चर है ये दूसरे देशों से एक कॉम्पैक्ट स्तर नहीं है। हो सकता है जैसे आप बात करें हाई क्लस्टर जोन्स में लोकल ट्रांसमिशन है, जैसे दिल्ली में है, अहमदाबाद में है, कुछ जयपुर में, कुछ इंदौर में है, कुछ बॉम्बे की धारावी वगैरह कुछ हाई लोकेलिटीज़ में था। अब आज की तारीख में धारावी में काफ़ी केसेस डाउनफॉल चल रहा है, तो ये एक लेवल तक पहुंचने के बाद कम्युनिटी का इम्यूनिटी लेवल भी बढ़ता है उस पर्टिकुलर, लेकिन जिसको हम कहेंगे लोकल ट्रांसमिशन। कम्युनिटी मीन्स पूरे भारतवर्ष की हम बात कर रहे हैं। आप देखेंगे इसमें ग्रामीण संघ 6 लाख से ऊपर तो हमारे गांव हैं जिनमें कि संक्रमण इस हद तक पहुंचा ही नहीं है। तो अगर हम कह देंगे कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन आ गया, तो ये एक बहुत ही गलत सिग्नल भी जाएगा उनसे। जी, ये तो राहत की बात है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन एक तरह से नहीं आया है, लेकिन हमें सजगता बनानी है। टेस्ट की जो हम बात कर रहे थे, एक तो RT-PCR टेस्ट की बात है, जैसे हम नेजल स्वैब, क्या यही मेथोडोलॉजी है या अस्पताल कोई और टेस्ट भी करते हैं? नहीं, अब एंटीजन टेस्टिंग भी शुरू हो गया है, वो भी सिमिलर है, नाक से या मुंह से वो लेते हैं, स्वाब लेते हैं। अच्छा। और उसका रिजल्ट जल्दी आ जाता है। अच्छा। तो एंटीजन टेस्टिंग का सेंसिटिविटी अबाउट 74% है। अच्छा। जबकि RT-PCR की सेंसिटिविटी अब थोड़ी बढ़ गई है, अच्छे टेक्निक है तो आपकी 90% तक सेंसिटिविटी है, लेकिन RT-PCR टेस्ट रिजल्ट आने में टाइम भी ज़्यादा लगता है और कॉस्ट भी ज़्यादा है। RT-PCR के जैसे पहले तो एक कैपिंग थी 4,500, फिर उसे और कम किया गया। अभी गवर्नमेंट ने 2,400 कुछ किया है, हाँ, तो वो कम तो किया है, लेकिन RT-PCR अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड रहता है। अगर RT-PCR पॉजिटिव है, इसका मतलब आपको डिजीज है। लेकिन अगर कोई मान लीजिए गरीब तबके से है और अगर जैसा डॉक्टर सुजीत ने कहा, आरोग्य ऐप में ग्रीन कलर नहीं आता, यानी आप सुरक्षित नहीं है, ऑरेंज आता है, और वो सरकारी अस्पताल में टेस्ट कराएगा, तो उसे कोई चार्ज नहीं देना है? फिर ज़्यादातर आई थिंक सरकारी हॉस्पिटल में तो कोई चार्ज बिल्कुल नहीं लेते हैं। कम से कम मैं दिल्ली की तो बात कर ही सकती हूँ, किसी में भी कोई भी चार्ज नहीं लेते और फ्री ऑफ कॉस्ट सारे ट्रीटमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, रहना खाना। मैं एम्स की बात कर सकती हूँ, जो कि हमारा जो NCI झज्जर है उसको बनाया गया है। यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर के पास भी हमारा एक बर्न सेंटर वहाँ भी बना हुआ है ट्रॉमा सेंटर में। सो सारे ट्रीटमेंट फ्री है, टेस्ट फ्री है, सब कुछ फ्री ही देते हैं, गवर्नमेंट कोई चार्ज नहीं लेती है। पर अगर मैंने टेस्ट कराया और जैसा आपने कहा कि सरल है, टेस्ट से घबराएं नहीं, और पॉजिटिव आ गया, यानी मुझे कोरोना का वायरल संक्रमण है, उस समय क्योंकि आपने पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया है, क्या मानसिकता होती है उनकी? डेफिनेटली थोड़ा सा डर, जो डर होता है, जो एक अनसर्टेनिटी होती है, आशंकाएं होती है, अनिश्चित होता है कि क्या है जो हुआ है, मुझे कितना हुआ है, क्या बहुत सीवियर तक मैं पहुंच तो नहीं गया हूं, या फिर नेक्स्ट 5 डेज में पहुंच तो नहीं जाऊंगा। ये सबसे बेसिक डर होता है। एंड ये डर और घबराहट जो थोड़ी सी होती है, थोड़ी सी डर, थोड़ी सी आशंका, थोड़ा सा अनिश्चित जो दिखता है, वो जो दिखना, ये बहुत नॉर्मल रिएक्शन है। बिकॉज ये सिचुएशन इटसेल्फ ये बहुत असाधारण सिचुएशन है, जिसकी तजुर्बा हम किसी को भी नहीं था, 5 जनरेशन में भी नहीं था शायद। तो ये रिएक्शंस बहुत नॉर्मल टू एन अबनॉर्मल सिचुएशन। सो हमें उसमें ये जो रिएक्शंस को एक्सेप्ट करनी है और ये सोचना है कि मेरे पास पूरा हॉस्पिटल खड़ा है। एक अस्पताल के कितने लोग हैं, एक इंसान जब पॉजिटिव होता है, सारा ध्यान रखने के लिए, वो ट्रीटमेंट फॉलो करने के लिए, प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए, एडमिशन से लेकर बहुत सारे फैसिलिटीज दिया गया है एंड बहुत स्ट्रीमलाइन तौर पर दिया गया है। तो अगर कोई घबराहट होनी नहीं चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कोविड पॉजिटिव आया, वो अस्पताल फोन करे फिर आए, या अस्पताल की इमरजेंसी में आ जाए? दोनों कर सकता है। हर अस्पताल का एक पर्टिकुलर कोविड नंबर अब दिया हुआ है, जहां वो फोन करे, या अस्पताल की इमरजेंसी में भी आएगा तो इमीडिएटली उसको अटेंड किया जाएगा। सारे कोविड पॉजिटिव मरीजों को भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है।
माइल्ड जो डिजीज होता है वो अगर घर पे उसकी फैसिलिटी है कि वो अपना आइसोलेशन में, क्वारंटीन में, आइसोलेशन में रह सकता है, तो घर पे ही रहे, वो बेहतर है। अच्छा। पर फैमिली को एक्सपोज नहीं करना चाहिए। उसकी सारी वो है प्रोग्राम है कि क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। जी। तो वो घर पे रह सकता है। जो सीवियर इलनेस है, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, ऐसे मरीजों को हम भर्ती करते हैं। जी, इस समय कोलकाता से हमारे अगले कॉलर अमरनाथ जी हैं फोन लाइन पर। हेलो, सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मुझे वेडनेसडे से फीवर हो रही थी, तो हमने डॉक्टर को दिखाया था, अल्टे को। उन्होंने हमें पैरासीटामोल और एजिथ्रोमाइसिन खाने को दिया। एजिथ्रोमाइसिन नाइट टू नाइट और पैरासीटामोल 2 टाइम, सुबह शाम। और कल शाम से मेरा फीवर कम हो रहा है, तो क्या मुझे टेस्ट कराना होगा? डॉक्टर साहब, मेरे हिसाब से अगर उनको डॉक्टर ने सलाह दी है, देखिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात मैं यही कहूँगा कि हमको अपने आप को डॉक्टर ना समझ के कि आसपास इतना कोविड हो रहा है, मैं भी टेस्ट करा लूँ। हमको डॉक्टर जो हमको सलाह दे उसके अनुसार ही चलना चाहिए, और अगर डॉक्टर उनको सलाह देता है तो बिल्कुल टेस्ट कराएं। इस पर जब हमको ऑलरेडी बुखार हो चुका और उसमें हम रिकवरी फेज में जैसा कि ये कह रहे हैं, तो फिर भी हमको डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर कहता है तो बिल्कुल टेस्ट कराएं। जी, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से पूछें तो क्या भारत में अब पर्याप्त टेस्टिंग किट्स भी उपलब्ध हैं? जी हाँ, टेस्टिंग किट्स तो आप देखिए कहाँ हम 1 या 2 सेंटर से चालू हुए थे, आज 1000 से ऊपर टेस्टिंग सेंटर्स हैं। जैसे मैडम ने बतलाया, ये पूरी सुविधा सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट की है। आज भी आप देखिए दिल्ली में जो सरदार पटेल कोविड सेंटर का उद्घाटन एक तरीके से कहते हैं तैयार हो रहा है, 10,000 बेड की फैसिलिटी तैयार की जा रही है। तो जनता को ये समझना बहुत आवश्यक है कि ऐसा नहीं है कि सरकार के प्रयास, ठीक है ये हम कह सकते हैं, और प्रयासों में और तेजी लाने की जरूरत है, लेकिन प्रयास अपने अपने स्तर पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव रूप से किया जा रहा है। जी, और जैसा आप कह रहे थे डॉक्टर सुजाता कि अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट आ गया, वो घबराहट ना रखे क्योंकि अस्पताल आपके साथ खड़ा है। लेकिन जब मैं एडमिशन के लिए जाऊंगा तो परिवार तो अलाउड है नहीं क्योंकि कंटेजियस डिजीज है, और हमारी तो संस्कृति में है कि परिवार साथ हो, अपनी बेस्ट विशेस भी दे। तो यहाँ पर पेशेंट को थोड़ा सा तो और मेंटली प्रिपेयर करना होगा। थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर करना जरूरी है, एंड ये अवेयरनेस से ही जाना चाहिए। एंड हम लोग को अगर एडमिशन के समय थोड़ी जो हम बोलते हैं उसको साइको एजुकेट करते हैं कि अगर आपको पॉजिटिव आता है, आपको बाई चांस जैसे बोला गया सीवियर सिम्टम्स है और आपको एडमिशन किया जाता है, तो क्या क्या चीज़ आपको मेंटली प्रिपेयर करनी है, क्योंकि परिवार साथ नहीं रहेगा, बहुत सारे ज़रूरतें हैं, जो घर में सुविधा है वो अस्पताल में नहीं रहेगा, तो सारे ज़रूरत की चीज़ें भी आपको हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन कोई आके देगा नहीं। कल को कोई किसी के साथ बात करना, फ़ोन के जरिए बात करिए, पर्सनली बात नहीं हो सकता। तो अगर हम ऐसे छोटी छोटी प्रिपरेशन कराएं, रिटर्न भी दे, वर्बली भी बोले, और सपोर्ट सिस्टम भी एक एस्टैब्लिश करें। जैसे मैं आपके साथ शेयर करूंगी, हमारे जब मार्च में एडमिशन हुए थे एनसीआई झज्जर में, तो हम जब फर्स्ट लॉट में आए थे ऑलमोस्ट 100 करीब करीब लोग, उनका एक सपोर्ट ग्रुप 1 किए थे। नेक्स्ट लॉट जो आए सपोर्ट ग्रुप 2, व्हाट्सएप ग्रुप में ही सबको डाल दिया, एक ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, ऐसे करके। तो ये क्या होता है, ये पेशेंट्स जब उस ग्रुप में आ जाते हैं तो अपने अंदर एक सोशल सपोर्ट सिस्टम एस्टैब्लिश करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, जानते हैं कि साथ वाले कमरे में है लेकिन मिल तो नहीं सकते, तो एक सोशल सपोर्ट सिस्टम उसमें एस्टैब्लिश होता है। प्लस वो हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेट भी करते हैं, मुझे ये नेल कटर भी चाहिए, मुझे केला भी चाहिए, मुझे दूध भी चाहिए। तो ये जो अम्ब्रेला ऑफ केयर है, तो ये यहीं से मेंटल हेल्थ शुरू होता है। इट इज नॉट दैट कि हम मेंटल इलनेस की बात करें, मेंटल हेल्थ तभी से शुरू होता है कि मेरा जरूरतें पहले पूरी हो जाए। जी बिल्कुल। डॉक्टर यतिन, दिल्ली से रविंदर सेठ हैं इस समय फोन लाइन पर। हेलो। हाँ जी सर। सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं रविंदर सेठ बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी। मेरी वाइफ को पूरा 1 महीना पहले पॉजिटिव आया था, हमने जब उसको फीवर से टेस्ट कराया तो अभी अगेन हमने 15 डेज से पहले दोबारा टेस्ट करवा लिया। अच्छा। और फिर पॉजिटिव आया। अच्छा। अभी उस सिम्टम उसको कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है वो, और सिर्फ दे उसका फीवर भी उतर गया था और गले में जो खराश थी वो भी खत्म हो गई थी। अब हम सोच रहे हैं कि क्या हम दोबारा टेस्ट करवाएं या नहीं करवाएं, हम लोग घर से बाहर निकलें कि नहीं, थोड़ा मेरा ये क्वेश्चन। जी डॉक्टर साहब। देखिए, ये वायरस जो होता है वो काफ़ी देर तक आपके बॉडी में रह सकता है, डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये वायरस इन्फेक्टिव या जिंदा वायरस है। अच्छा। डेड वायरस भी जो होता है वो डिटेक्ट करता है टेस्ट। अच्छा। और वो एक केस में तो 45 दिन तक डिटेक्ट किया था अच्छा बॉडी में।
तो ये एक, अगर आपको कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं है और आप ठीक ठाक हैं और आपका 1 महीना निकल गया उसके बाद, तो आप सेफ है। पर अगर वो टेस्ट भी पॉजिटिव आया, अच्छा, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको दोबारा इन्फेक्शन हो गया है। अच्छा, हार्डली कोई दुनिया में मेरे ख्याल से कोई भी केस रिपोर्टेड है नहीं जो रिकर हुआ है दोबारा। उसके बारे में डिस्कशन जरूर चलता है, कोरिया में कुछ सस्पिशन था शायद, लेकिन ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट वो नहीं है। जी बिल्कुल। तो जब हम सेरोलॉजी जो हम कर रहे हैं सर्वे, ये भारत में कहाँ है? सिर्फ दिल्ली में हो रहा है अभी नहीं हुआ तो आंध्रा में भी है, लेकिन अच्छा। जो ये सिस्टमेटिक तरीके से जो सीरोलॉजी का सर्वे है, ये दिल्ली में पहली बार हम लोगों ने स्टार्ट किया है। बड़े साइंटिफिक तरीके से हमने पॉपुलेशन बेस्ड सैंपल लिया है, पूरे 11 डिस्ट्रिक्ट में इस पॉपुलेशन डिवाइड की है। अच्छा। और इसमें एडल्ट और बच्चों की पॉपुलेशन, 18 साल से कम उम्र की पॉपुलेशन दोनों इंक्लूडेड है। अच्छा। ये थोड़ा सा हमको आईसीएमआर के सर्वे से आगे की जानकारी देगा, अच्छा। जिससे कि हमको ये पता चल पाएगा कि हम किस ओर जा रहे हैं। तो हम कैसे सवाल पूछेंगे इस सर्वे में? नहीं, सर्वे में अकेला सवाल पूछना नहीं है, हम लोग ब्लड में एंटीबॉडी टेस्ट भी कर रहे हैं। अच्छा। ब्लड सैंपल भी लेते हैं और ब्लड सैंपल को हम एलाइजा किट से टेस्टिंग करेंगे। अच्छा। तो ये दोनों ही चीजें हमसे कंबाइंड है, एपिडेमियोलॉजिकल डाटा और ब्लड टेस्ट सैंपल डाटा, दोनों को कंबाइन करके हम जो आज की स्थिति जैसे दिल्ली की है, तो ये हमको बताएगा पिछले 2 हफ्ते पहले जो इन्फेक्शन का लोड कम्युनिटी में था वो कितना होना चाहिए था संभावित। अच्छा। जिसको कि हम एक्चुअल और संभावित को कंपेयर करके ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर हमको केस मिल रहे थे 50,000 और हमारा सर्वे बता रहा है कि 5 लाख अच्छा। लोग एक्सपोज हुए हैं, तो हमको कहीं ये पता चलेगा कितनी बड़ी पॉपुलेशन वायरस से ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी है। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं एडमिशन पे आऊँ, अगर अब एक पेशेंट को अस्पताल एडमिट होना है, डॉक्टर ने कहा है, तो उसे कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे, किन बातों को वो ध्यान रखे? नहीं, जनरली तो उसी डॉक्यूमेंट तो एक ही चाहिए होता है आपको, रेजिडेंस प्रूफ विद फोटो आईडी। अच्छा। अगर कोविड आपने बाहर टेस्ट कराया है तो वो रिपोर्ट आपको लेके आना पड़ेगा। ठीक है। कोविड नहीं लिया तो आधार कार्ड की जरूरत होती है। कोविड अगर अच्छा। टेस्ट बाहर नहीं कराया, हॉस्पिटल में करवाना है आपने, अच्छा। तो जनरली आधार कार्ड की जरूरत होती है। वो एड्रेस प्रूफ भी होता है, उसमें फोटो आईडी भी है, तो उसी की जरूरत होती है। बाकी कंसेंट फॉर्म वगैरह, अगर आप एडल्ट पेशेंट है तो खुद साइन करेंगे, अगर आप एडल्ट नहीं है तो आपके साथ कोई एडल्ट होना चाहिए जो साइन करेगा आपके बिहाफ पे। पर उसके बाद जो अटेंडेंट है फिर उसे तो अनुमति नहीं है आगे, वो जो पेशेंट है उसने अकेले ही रहना है। हाँ, पेशेंट अकेला ही रहेगा। डॉक्टर साहब जो जैसे कह रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, वैसे हम भी टैबलेट पे या व्हाट्सएप पे फैमिली के साथ पेशेंट को दिखा देते हैं। अच्छा। तो वो बात भी कर सकते हैं, पर वो बहुत कम हो जाता है। वो पर्सनल फिजिकल तो टच नहीं रहता, लेकिन ये आज की टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी में ये कम से कम हम कर सकते हैं। ओके जी। आनंद है वेस्ट बंगाल से डॉक्टर। हेलो। हेलो जी आनंद जी, सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मेरे सवाल है कि जो आपके ये डिटॉल या सेवलॉन जो एंटीसेप्टिक लिक्विड है, हाँ जी। हेलो। हाँ जी। ये हम सैनिटाइजर जैसे हम करते हैं, तो ये मोबाइल हो गया, ये जो हम जो सामान जो डेली यूज करते हैं, जी। उनको हम सैनिटाइज कर सकते हैं जी, सैनिटाइजर की जगह पर? ये बहुत अच्छा सवाल आनंद जी ने पूछा है। हम सभी मोबाइल यूज करते हैं, हाथ तो हम सैनिटाइज कर लेते हैं, मोबाइल या लैपटॉप इन यंत्रों को भी करें? देखिए, आनंद जी ने जो सवाल पूछा उस पर हमको दो पहलू की जानकारी सबको होना बहुत आवश्यक है। पहली चीज़ कि हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, क्या वो संक्रमित किसी तरीके से हुई है क्या? अगर हमारे छींका हमने या किसी और ने छींका और हमारे फ़ोन पे लग गया, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको साफ़ कर लीजिए, एक स्वाब लीजिए, थोड़ा सा उसमें लगाइए, सैनिटाइज़र या सोप एंड वाटर या कुछ भी लगा लीजिए और उससे साफ़ कर लीजिए। पहली चीज़ ये है। दूसरा ये है कि हमको ये देखना है कि उसको टच करने के बाद या किसी भी ऐसी चीज़ को टच करने के बाद अपने नाक और मुंह को ना लगाएं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया था, हमारी अगर हाथ धोने की प्रवृत्ति अच्छी रहेगी तो, और अगर हम अपने नाक और मुंह को लगाने की अपनी आदत में थोड़ा परिवर्तन ला पाएं, जो कि हमारे काफ़ी मुश्किल काम है, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन फिर भी अगर हम इसमें थोड़ा सा और परिवर्तन ला पाएं तो हमको इस चीज़ से निजात मिल सकती है। लेकिन जहाँ तक सरफेसेस की बात है, सरफेस में डेफिनेटली अगर वो कंटेमिनेट हुई है तो उससे संक्रमण हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर सरफेस का कंटेमिनेशन आपके अंदर चला ही जाएगा। वायरस दूर पड़ा हुआ है तो आरएनए वायरस है, बहुत ही इजीली ब्रेकेबल वायरस है, कोई ज़्यादा सर्वाइव नहीं करता आउटसाइड। तो आउटसाइड बॉडी अगर उसको एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यस, हमको प्रिकॉशन लेने में, सब्जियां लाते हैं धो के खाएं, अच्छे से खाएं, कोई भी चीज़ आपको बाहर से लगती है उसको उतने प्रिकॉशन से। मोबाइल को नहीं धोना है,
नहीं धोना नहीं, लेकिन साफ तो कर सकते साफ हैं तो कर सकते हैं, बल्कि इनोवेशन में मैं देख रहा था ऐड भी आई है, अलग से भी एक सैनिटाइजर आया है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे आप यूज कर सकते हैं। तो जब मार्केट में डिमांड उठेगी तो कोई ना कोई प्रोडक्ट भी जरूर आएगा डॉक्टर यतिन, क्योंकि फोमाइट्स हो सकते हैं ये सब कि इनके ऊपर एक ड्रॉपलेट बैठी और आप इनको भी सैनिटाइज करें। हाँ वो ठीक है, सफाई रखिए, सैनिटाइज कीजिए, दिन में 2 बार आपके सरफेसेस को क्लीन कीजिए, लेकिन ऑब्सेसिव होने की जरूरत नहीं कि सारा टाइम आप हाथ धोते रहे अपना, या डरते रहे सारा टाइम कि मैंने टच कर दिया, सोफा पे बैठा हूँ मैं, सोफा को साफ कीजिए। वो बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगर व्यक्ति मान लीजिए उसको अब 14 दिन अस्पताल में रहना है, या अगर होम क्वारंटाइन में भी उसे 14-15 दिन रहना है, आपने जब पेशेंट से बातचीत की तो उन्होंने क्या सवाल पूछे उस दौरान आपके साथ? टेस्टिंग रिलेटेड तो बहुत सवाल पूछते हैं, प्लस क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है ताकि परिवार को ना हो जाए, कि हम किस सही तरीके से किस तरह अपने को आइसोलेट करें। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि एक ही इंसान को हुआ है फैमिली में, तो घर छोटा है, तो उसको किस हिसाब से सही तरीके से आइसोलेट किया जाए। ये भी बहुत बार क्वेश्चन निकल के आता है, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि दो कमरे के घर है तो उसमें कैसे आइसोलेट किया जाए सही तरीके से। सो ये सारे क्वेश्चंस उनके मन में आता है, क्योंकि बहुत जो बेसिक नेचर होता है इंसान की, एक तो अपने लिए तो होता ही है, एक परिवार के लिए भी जिम्मेदारी उन लोग उठाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट ऐसा नहीं कि बहुत पैनिक कर जाते हैं। जो बिहेवियरल चेंज आप बोल रहे हैं, ये तो पहले से भी हमारे कल्चर में था कि हाथ धो के, पैर धो के घर के अंदर घुसना, हाथ बिना बात की मुंह पे नहीं लगाना, या मुंह में नहीं डालना, नाक में नहीं लगाना, ये सारा हमारे कल्चर में था। अभी कहीं ना कहीं वो रिगरस हो जाता है, थोड़ी सी और भी बिहेवियर में समा जाता है। तो खाली कोविड नहीं, ऐसे बहुत प्रकार की डिजीज से भी हम बच सकते हैं। एंजाइटी, गिल्ट और कौन कौन सी फीलिंग्स आना स्वाभाविक है? ये स्वाभाविक है, जैसे मैंने बोला, तनाव होना, लिटिल बिट घबराहट होना, थोड़ी सी फियर होना, थोड़ी सी आशंका होना, थोड़ी सी अनिश्चितता होना, तो थोड़ी सी ये जो है पहले में आते हैं और ये बहुत नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन जब मैं इन्फेक्टेड पहले हूं और मेरे से कोई फैमिली मेंबर में चला जाता है, तब कहीं ना कहीं मुझे गिल्ट फीलिंग भी होती है। एंड ये गिल्ट फीलिंग भी कुछ हद तक मैं बोलूंगी नॉर्मल, बट गिल्ट फीलिंग होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी जो डेटा बोल रही है, जो रिकवरी रेट बोल रही है, और जो माइल्ड से कुछ लोगों को तो होके निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो साथ मिलके इसको फेस करना, ये सबसे जरूरी है। कंफर्टेबली रहे और साथ मिलके फेस करना। बिल्कुल, जैसे मानव की फिजिकल बॉडी है, वैसे ही हमारी इमोशनल बॉडी भी है, तो हमें इमोशनल इंटेलिजेंस भी दर्शानी होगी। आइए, प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन कैसे हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हम एक मानसिक लड़ाई भी जरूर लड़ें, उन्हें सुनते हैं। देखिए, कोरोना हम पर 2 तरह के हमले करता है, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। मानसिक हमला हमें संदेह पैदा करता है, मन में कहीं एक शक पैदा करता है, यहां तक कि हम उस इंसान से भी डरने लगते हैं जो अस्पताल से ठीक होकर घर आया है। वो इंसान जिसे डॉक्टरों ने ताली बजा करके घर भेजा है। देखा होगा आपने टीवी पर कि अस्पताल से ठीक होकर वापस आने पर घर और समाज के लोग उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। शारीरिक लड़ाई के लिए तो दुनिया भर के जानकार कोशिश कर रहे हैं, पर मानसिक लड़ाई हमें ही जीतनी पड़ेगी। यदि हम हार गए तो कोरोना जीत जाएगा, और ये हम कभी होने नहीं देंगे। अपनों को अपनाएंगे, सही सलामत घर लाएंगे। दूरदर्शन पर आप देख रहे हैं हमारा कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम आरोग्य भारत। आप भी हमारे मेहमानों से सवाल कर सकते हैं 0112309752 पर फ़ोन करके। और अच्छा लग रहा है डॉक्टर साहब, बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं। इस समय महाराष्ट्र चलते हैं, जहां से यशवंत जी फ़ोन लाइन पर हैं। हेलो जी, अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम कम कर दीजिए और सवाल पूछिए। हाँ सर, दिया सर, पूछिए। सर ये मैं महाराष्ट्र कोल्हापुर से यशवंत बात कर रहा हूँ जी। और मेरे को ये पूछना था कि ये अभी जो कुछ मीडिया दिखाई दे रहा है कि अगले कुछ दिनों में हाई रिस्क वाला कोविड-19 आने वाला है, और कुछ हाई रिस्क में उसमें बहुत सारे लोग को लगा हो सकता है, ये बात सही है या कैसा है WHO का हिसाब से? जी, आप तो सर्वेलेंस भी करवा रहे हैं, आंकड़ों का भी एक डर अपना है।
नहीं, जो यशवंत जी ने क्वेश्चन पूछा है बड़ा वाजिब क्वेश्चन है, और जहाँ तक आप देखेंगे कि सभी लोगों के मन में इस प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि कौन सा वायरस में कितने म्यूटेशन हो गए हैं, कोई नया किस्म का वायरस में चेंज हो गया है जिससे उसका विरुलेंस बढ़ गया है या ज़्यादा मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी करेगी। तो ये देखिए, ये सब हमारी कल्पनाएं हैं, लेकिन जब तक हम इसको साइंटिफिक रूप से एविडेंस से वो नहीं कर देते, यस ये बात सही है, 30 से ज़्यादा म्यूटेशन हो चुके हैं और म्यूटेशन हमारे देश में भी पाए गए हैं। लेबोरेटरी के साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं, समय समय पर रिसर्च पेपर भी आते रहते हैं, लेकिन जब तक ये लेबोरेटरी का डाटा एपिडेमियोलॉजिकल डाटा से कोरिलेट होकर हमें ये ना बता दे कि हाँ ये पर्टिकुलर स्ट्रेन वायरस का बहुत ज़्यादा मॉर्टेलिटी दे रहा है, तब तक हम इस बारे में किसी भी तरीके की हमको गलत भावना नहीं पालनी चाहिए। पर डॉक्टर सुजीत, अभी तक जो सर्वेलेंस नेटवर्क हुआ है लॉकडाउन पीरियड में और अनलॉक पीरियड में, जो भी इंटेलिजेंस गैदर हुई है, तो डेटा क्या कहानी बयां कर रहा है? अब तक कोई आउटकम्स हैं? नहीं, डेटा अगर आप इसके अलग, जैसे आप खुद ही देखिए, आपको जो मॉर्टेलिटी हमको मिली है बॉम्बे में, या जो हमको मॉर्टेलिटी अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 7, 8, 11 तक पहुंच गई, उज्जैन मध्य प्रदेश में भी 10, 11 तक पहुंच चुकी थी। तो इन सब मॉर्टेलिटी को जब हम एनालाइज करते हैं तो हम उसमें एक पैटर्न अलग किस्म का पाते हैं। यही अभी हम इसको प्रिलिमिनरी कह सकते हैं, लेकिन अगर यही मॉर्टेलिटी अगर आप देखें बिहार में, यूपी में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, तो हमको उस प्रकार की मृत्यु दर नहीं मिल रही है। लेकिन फिर भी मैं बाद में यही बात आपको कहूँगा कि हमको इतनी जल्दी इस पे वो नहीं लेना चाहिए, जब क्योंकि ये एक बीमारी सबसे कॉम्प्लेक्स पेंडेमिक है जो कि मैंने अपने 30 साल के कैरियर में देखा है, और जैसा कि मैडम ने बताया जनरेशंस में पहली बार देखा है। तो ये बहुत आवश्यक है, हम सब लोग सीख रहे हैं, ग्रेजुअली सीखते सीखते यहाँ तक पहुंचे हैं। आप शुरू में देखिए अलग अलग किस्म की WHO ने भी अलग बातें कही थी, तो इसी प्रकार की ये बातें चलती रहती हैं। जब तक हम एविडेंस के साथ उसके सामने नहीं आ पाएंगे, तब तक हमें इस प्रकार की धारणा में यशवंत जी से यही कहूंगा कि ऐसी धारणाएं हम अपने आप ऊपर ना लाएं। जी, दिल्ली से के मित्तल हैं इस समय फोन लाइन पर। हेलो मित्तल जी। जी, सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल ये है कि हम बाजार से सब्जी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, तो उसका यूज करने से पहले हमें उसका क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए? जी डॉक्टर साहब। नंबर 1। नंबर 2, हम बाजार से दालें खरीदते हैं, बिस्किट खरीदते हैं, तो उनको यूज करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? जी डॉक्टर साहब, बाहर से चाहे मैं सब्जी तरकारी लाऊं या कोई भी चीज लेकर आऊं, तो एक डर तो लगा रहता है कि कहीं से संक्रमण तो नहीं हो जाएगा, तो क्या एहतियात बरतें? 2 प्रकार की एहतियात बनानी चाहिए। एक तो जो भी बाहर से लेके आए उसको रनिंग वाटर में अगर धो दे, अच्छी तरह से धो दे, आपकी तसल्ली तक 2 बार धो दे या 3 बार धो दे, तब आप फिर नेक्स्ट आप साबुन से हाथ धो ले, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल डरने वाली कोई बात नहीं है। ऑन रनिंग वाटर से सारे निकल ही जाते हैं जनरली, ऐसा नहीं कि बहुत सारे पेशेंट, एक पेशेंट हमसे पूछा कि क्या उसको साबुन में भी धो दे, ज़रूरत नहीं है। रनिंग वाटर में कुछ थोड़ी देर के लिए अगर आप अच्छी तरह से धो दे मसल के, तो कम से कम वो यूज करने लायक तो हो ही जाता है, डरने वाली बात नहीं रह जाती है। जी बिल्कुल। अगर हम उपचार पर आएं डॉक्टर यातिन, कोविड पॉजिटिव पेशेंट के लिए दवाइयों में क्या प्रगति है, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स की बात होती है, आए दिन कोई ना कोई दवा का जिक्र भी हम सुनते हैं, तो क्या प्रोग्रेस है? देखिए, पहली बात तो मैं पब्लिक के लिए ये कहूँगा कि कोई उसके लिए रामबाण दवाई कोई नहीं है। अच्छा। जो डायरेक्टली एक्ट करती है उसके अगेंस्ट। अच्छा। ये आप समझ लेना चाहिए। अगर किसी ने कहीं से रिपोर्ट कोई दे दिया और सारी टीवी चैनल्स उसमें मैं देखता हूँ कि वो कहते हैं कि दवाई मिल गई, उसका सोल्यूशन मिल गया, वो गलत बात है। अच्छा। एंटीवायरल्स अभी 2 ड्रग अप्रूव किए हैं DCGI ने एक्सपेरिमेंटल बेसिस। अच्छा। इसका मतलब अभी इतना एविडेंस है नहीं कि ये डायरेक्टली बेनिफिट करेंगे। एक इंजेक्शन में से देते हैं ज़्यादा सिक मरीजों को, रेमडेसिविर। अच्छा। और दूसरा फेविपिराविर है जो ओरल टैबलेट्स देते हैं। और आप कह रहे हैं कि जो भारत का ड्रग्स कंट्रोलर है उसने ये अप्रूवल दिया है इन दोनों? DCGI ने अप्रूवल दिया एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। इसका मतलब हर केस में जो इस्तेमाल करेंगे आपको वो रिकॉर्ड सारा रखना पड़ेगा, उसकी साइड इफेक्ट्स का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। इस वजह से इसका मतलब ये सिर्फ हॉस्पिटल में इस्तेमाल हो सकती है। लोकल दवाइयाँ केमिस्ट अपने आप नहीं दे सकते, ओवर द काउंटर मिल भी नहीं सकती। हाँ, देना भी नहीं चाहिए। केमिस्ट अगर कोई देता है वो भी गलत काम है। तो और दूसरी दवाइयाँ हैं जो ज़्यादा एडवांस्ड दवाइयाँ हैं। कन्वैलेसेंट प्लाज्मा भी बहुत आजकल चल रहा है, जो पेशेंट रिकवर कर रहा है उससे प्लाज्मा निकाल के वो मरीज को देते हैं, पर ये सारा अभी अंडर स्टडी है। डेफिनेटिव एविडेंस बहुत कम है।
क्लोरोक्विन हम इंडिया में इस्तेमाल करते हैं, पर ज़्यादातर दुनिया ने क्लोरोक्विन इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। एजिथ्रोमाइसिन जो शुरू कर रहे थे वो बंद कर दिया है अभी। इसलिए हम लोगों को समझना, और स्टीरॉइड्स वो भी अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जब कोविड पॉजिटिव पेशेंट आता है, अमूमन अस्पताल में आप उसे कितने दिन रखते हैं? उस दौरान फिर ट्रीटमेंट देते क्या हैं? नॉर्मली हम एक तो फीवर आया तो पैरासीटामोल देंगे, दूसरा उनके लिए आइवरमेक्टिन एक ड्रग है, वो एक डोज देते हैं। ये भी एक्सपेरिमेंटल है। अच्छा। वो एंटी हेलमिंथिक है, पर वो कहते वायरस लोड कम करता है तो वो देते हैं। और दूसरी, हम अभी ICMR के अभी गाइडलाइंस हैं तो हम अभी भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन उनको देते हैं। ओके। पर वो जो एजिथ्रोमाइसिन वो बंद कर दिया है। अगर मरीज ज्यादा बीमार हुआ तब एक्सपेरिमेंटल अवेलेबल रेमडेसिविर दे सकते हैं। अच्छा। अगर ICU में है तो, अगर वो वार्ड में है तो वो ओरल एंटीवायरल जो है फेविपिराविर जो अभी अप्रूव हुआ है वो देते हैं हम लोग। विटामिन C देते हैं, विटामिन D देते हैं, विटामिन B देते हैं। ओके। तो इन सब का एक्सपेरिमेंटल है कि शायद फायदा हो जी। तो ये है। और कन्वेलेशन ज्यादा मरीज बीमार हुआ तो स्टीरॉइड दे देते हैं उनको जी। और कन्वेलेशन प्लाज्मा भी दे सकते हैं। जी। रविंद्र गेरा जी हैं इस समय हिसार से फोन लाइन पर। हेलो। हाँ जी सर। जी पूछिए। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, कोई पेशेंट कोविड से पॉजिटिव है और जी। उसको मान लो सिम्टम्स नहीं आए और वो कितने दिन तक आगे संक्रमित करता रहता है? जी, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट भी क्या आगे संक्रमित करता रहता है? देखिए, एसिम्प्टोमेटिक फेज में ट्रांसमिशन जो है बहुत कम पाया गया है। मैं बताऊं कि अगर WHO या किसी भी स्टडी के द्वारा देखें, क्योंकि फैलाने का तरीका क्या है, छींकना, खांसना, इसके द्वारा वायरस आपके ड्रॉपलेट्स में निकलता है। लेकिन फिर भी पूरी तरह से ये इस तरीके से हम नहीं कह सकते कि एसिम्प्टोमेटिक लोग नहीं फैलाते हैं। एसिम्प्टोमेटिक भी फैलाते हैं और उनको हमको एक इन्फेक्शन में और एक क्वारंटाइन में रखना जरूरी है। अच्छा। क्वारंटाइन वो फेज होती है जब वायरस हमारे शरीर के अंदर है लेकिन उसने सिम्टम नहीं दिखाए हैं, तो हमको 14 दिन का पीरियड जो इंक्यूबेशन पीरियड माना जाता है, उस दौरान हमको एक सख्त निगरानी डॉक्टर की और अपनी खुद की भी करनी चाहिए। और अगर हमें उस दौरान जो हमारा संभावित संपर्क व्यक्ति से और उस दौरान हमको जो सिम्टम आते हैं उन सिम्टम्स पे हमको निगाह रखना चाहिए। और इसमें 2 फेज हैं, एक प्री सिम्टोमेटिक और एक एसिम्प्टोमेटिक। टोटल एसिम्प्टोमेटिक का जो जिसको होता है वो थ्रू आउट एसिम्प्टोमेटिक रहता है और उस फेज से निकल जाता है। जब उसके 10-15 दिन जो इन्फेक्टिविटी पीरियड हम 10 दिन का मानते हैं वायरस का एक्सक्रीशन का, उसके बाद वायरस का, जैसे आपने देखा होगा आजकल की हमारी गाइडलाइंस भी ये कहती हैं, अगर आप होम आइसोलेशन में, होम उसमें है, एसिम्प्टोमेटिक है, 3 दिन आपको फीवर नहीं आया, एसिम्प्टोमेटिक हो गए, मीन्स आपको वायरस ने अपनी एक्टिव फेज छोड़ दी, मीन्स यू आर नो मोर इन्फेक्टिव टू अदर्स। वायरस शरीर में रह सकता है लेकिन हमेशा वो इन्फेक्टिव फेज में नहीं होता। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमने एक चीज देखी है, कोविड-19 से डिजिटल पुश मिला है, वर्क फ्रॉम होम न्यू नॉर्मल बन गया है, तो ऐसे में हमने देखा कि टेलीमेडिसिन को भी और बढ़ावा मिला है। तो अगर साइकोलॉजिस्ट से बात करनी हो और उनसे भी जानकारी लेनी हो तो क्या टेली काउंसलिंग के माध्यम से भी लोग जुड़ सकते हैं? बिल्कुल, हर एक हॉस्पिटल, एम्स के बारे में अगर मैं बोलूँ, हमारे टेली काउंसलिंग पॉजिटिव जो आते हैं कोरोना पेशेंट्स, उनके लिए भी 2 टेली काउंसलिंग का नंबर अभी जारी किया गया है। उससे पहले भी हमारे जो सारे फॉलो पेशेंट्स के लिए टेली काउंसलिंग चलता रहता है। आजकल तो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्रिप्शन भी ये करने के अलाउ कर दिया है, तो वो भी एक बहुत अच्छी डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन भी अलाउ कर दिया है, तो वो भी एक बहुत अच्छा तसल्ली मिल गया है। क्योंकि हमारे जो पेशेंट्स है, कोविड से पहले अगर एक किसी को कोई मेंटल इलनेस है तो 1 महीने से ज़्यादा दवाई भी नहीं मिलता है बाहर। अच्छा। तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन वो उसको दवाई भी नहीं मिलेगा, तो उसकी कंडीशन डेटोरिएट करने का बहुत संभावना रहता है। तो हमारे जो पेशेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है, कोविड हो कोविड ना हो। नॉन कोविड पेशेंट्स भी टेलीमेडिसिन का लाभ ले सकते हैं? बहुत ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है ओवर द काउंटर 1 महीने से ज़्यादा नहीं, क्योंकि कुछ मेडिसिन की सुसाइड रिस्क भी रहती है। अच्छा। ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, कुछ करते हैं, तो प्रिकॉशन की तरह की जरूरत होती है, तो बहुत ज़्यादा देर तक 3 महीने की मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देते हैं, ऐसा होता नहीं है। ओके जी। डॉक्टर साहब, दिल्ली से श्यामलाल जी हैं फोन लाइन पर। हेलो जी, पूछिए सवाल। हाँ जी डॉक्टर साहब, हम ये पूछना चाह रहे थे कि ये कोविड-19 और कोरोना वायरस, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं या दोनों सेम हैं या दोनों अलग अलग है? तो इसमें डेंजरस दोनों में से कौन सा ज्यादा है जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स ज्यादा क्रिएट हो रही है? जी, दोनों सेम है। जो कोरोना वायरस वो वायरस है जो ये डिजीज करता है, और डिजीज का नाम कोविड-19 दिया गया है।
इसलिए राम और रामलीला दोनों सेम ही है। श्यामलाल जी, उम्मीद है कि आपको अब आंसर मिल गया होगा कि बीमारी का नाम कोविड-19 है और जो संक्रमण है वायरल संक्रमण है जो कि कोरोना वायरस से फैला है, तो वो उसका कारण है। इसमें तो हाँ जी, अगर आप कहते इसमें एक चीज जोड़ दूं हाँ मैं। जी। कोरोना वायरस कई प्रकार के होते हैं। अच्छा। 6 प्रकार के ह्यूमन कोरोना वायरस होते हैं। सार्स भी एक प्रकार का था। अच्छा। मर्स कोरोना वायरस एक और प्रकार थी। ऐसे और भी कोरोना वायरस हैं, लेकिन हर कोरोना वायरस जो है SARS-CoV-2 जो अपन आप इस बीमारी की बात कर रहे हैं कोविड-19 की, वो कोविड-19 होता है SARS-CoV-2 से। अच्छा। SARS-CoV-1 था जो SARS 2003 में फैला था। जी, और कोरोना नाम जो है क्राउन से आया है, क्योंकि अगर आपने देखी हो तस्वीर, ये क्राउन की तरह दिखता है जब हम इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं। जी हाँ। लेकिन कोरोना वायरस डॉक्टर सुजीत, ये कहते हैं 60 साल से है, ऐसा नहीं है कि नया है, ये तो 6 दशकों से यही है मैं बता कोरोना। रहा हूँ, ये जानवरों में आम तौर का भी वायरस है। मेरे पास भी जब शुरू में देखा, एक ने भुवनेश्वर से रिपोर्ट भेज दी अच्छा। कि मेरे को कोरोना वायरस ही है। कोरोना वायरस हो सकता है, अच्छा। लेकिन कोरोना वायरस मतलब SARS-CoV-2 है ये जरूरी नहीं है। और उस समय तो भुवनेश्वर में डायग्नोस्टिक फैसिलिटी भी नहीं थी। जी बिल्कुल। मैं अब डिस्चार्ज पे आता हूँ। जब मान लीजिए आपने कहा कि कई बार 30, 40, 45 दिन तक भी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है, तो आप डिस्चार्ज फिर कितने दिनों बाद करते हैं, और क्या डिस्चार्ज से पहले कोविड नेगेटिव आना जरूरी है? देखिए, शुरू में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हम लोग सीख ही रहे हैं पिछले 3-4 महीने से, क्योंकि डिजीज आया ही जनवरी में, डिजीज आया इंडिया में फरवरी। इसलिए शुरुआत में गवर्नमेंट ICMR के गाइडलाइंस की 2 नेगेटिव टेस्ट होने चाहिए, तब आप डिस्चार्ज कर दीजिए। ठीक है। अब वो जरूरत नहीं है। अच्छा। अगर पेशेंट को 3 दिन से कोई सिम्टम्स नहीं है, इसका मतलब उसको क्रोसिन पैरासीटामोल की भी जरूरत नहीं पड़ रही, बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है, तो सिम्टम शुरू होने के 10 दिन बाद उसको बिना टेस्ट किए उसको घर पे डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो अब जरूरत नहीं है दोबारा नेगेटिव टेस्ट करने पर शुरू में आपका अनुभव कैसा रहा, जब मेरे ख्याल से जब इटली से भी पूरा जी हमारे पास ही आए थे, इटालियन मरीज आए थे, तब तो हम सब सीख ही रहे थे, मतलब सबका एक्सपीरियंस कम था, तो किस तरह से करना। तो हम भगवान की मेहरबानी से 14 मरीज में से 13 तो हमने इटली भेज दिए, क्योंकि इटली में तो मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा थी। शायद वो इटली में हो तो ज्यादा मोर्टेलिटी होती, वो तो यहाँ थे तो बच गए मरीज। तो हम टाइम के साथ ये डायनामिक सिचुएशन है, बदलती जा रही है, इसलिए हम सब भी अपने अकॉर्डिंगली अपने प्रैक्टिसेस बदलते जा रहे हैं। ICMR अपनी गाइडलाइंस बदलती है, जैसे नया एविडेंस आता है तो साइंस ऐसे ही आगे बढ़ता है। पर जैसे भारत में इस समय 5 लाख से ज्यादा केसेस हैं, तकरीबन 3 लाख ठीक होकर घर चले गए हैं, तो 60% रिकवरी रेट, आपको लगता है ये और बढ़ेगा? और ये एक बहुत वेलकम न्यूज़ है। जी, रिकवरी इसकी बढ़ेगी। ये खराब बीमारी है, ये ज़्यादा लोगों को फैलती है, क्योंकि एक मरीज ज़्यादा 2-3 लोगों को स्प्रेड कर सकता है इस हिसाब से, लेकिन इससे ज़्यादा तो वो जो स्वाइन फ्लू आया था तब लोग मर रहे थे इसकी वजह से। इसलिए ये इतनी ज़बरदस्त नहीं है कि जो जिसको हुआ वो मर गया। 90% लोग तो रिकवर कर जाएंगे इसमें। अच्छा। 5% सिर्फ सीरियस होते हैं, उसमें भी 50%, 60% तो बच जाएंगे। इसलिए इतना बुरा नहीं है जितना भय खड़ा किया है। बिल्कुल। लेकिन जैसा डॉक्टर यतिन कह रहे थे कि एक तो हुआ दवाइयाँ, और दूसरा है कि कन्वलेसेंट प्लाज्मा पे भी रिसर्च चल रही है। अब प्लाज्मा जो है वो ब्लड का कंपोनेंट है, तो क्या आप कहेंगे कि अभी हाल ही में माननीय मंत्री ने ई-ब्लड बैंक ऐप का भी लॉन्च किया था हेल्थ मिनिस्टर ने, तो आप कहेंगे कि इस समय ज़रूरी है कि वैसे भी ब्लड डोनेशन करें, और अगर कोई रिकवर हुआ है तो क्या आप अपील करेंगे कि वो प्लाज्मा डोनर भी बने? नहीं, ये आपने बड़ी अलग किस्म की बात कही। मेरे को इसके बारे में ट्रीटमेंट कॉन्वर्सेंट प्लाज्मा का, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, एक्सपेरिमेंटल फेज में है। ILBS उसको स्टीयर कर रहा है। अच्छा। कई जगह पे इसके एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, लोगों के अपने अपने अनुभव हैं, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें मैच करनी पड़ती हैं। आपको डोनर का प्लाज्मा किस डोनर का आपको एप्लीकेबल होगा, एक वो चीज़ है। दूसरा, आपकी बीमारी किस स्टेज पर है, किसी दूसरों को लाभ किस स्टेज पर हुआ, किस हद तक हुआ, ये सब चीज़ें एक रिसर्च का, और जब तक कि साइंटिफिक एविडेंस एक तरीके से प्रमाणित ना हो जाए तब तक इनके बारे में विश्वसनीयता से कहना जल्दबाजी होगी। मेरा इसमें सोचना सिर्फ यही है कि हाँ, ये भी एक बहुत अच्छी थेरेपी है, और डेफिनेटली अभी जैसे ही हमको एविडेंस मिलेगा, डेफिनेटली आई थिंक सब लोगों को पता लगेगा। मैं एक चीज इसमें ऐड करूं, मेरे इतना ही कहना है कि अगर आपने रिकवर कर लिया है इस डिजीज से, और आप अगर डोनेशन करना चाहते हैं तो जरूर करिए। उसमें 400 मिल प्लाज्मा निकालने में आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जो प्लाज्मा डोनेट कर रहा है रिकवरी के बाद, उसे कोई उसकी हानि नहीं है, उसको कोई हानि नहीं है। वैसे भी ब्लड डोनेशन करना चाहिए। जी, इस समय उत्तराखंड से कुंदन है फोन लाइन पर। हेलो
हेलो जी प्रश्न पूछिए। जी सर। जी कुंदन जी। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, वो मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ पूछिए सवाल। हेलो। जी हमें आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछिए। जी सर, वो मैं बोल रहा हूँ कि कहते हैं 10 दिन पहले हम लोग एक कोरोना संगीत था मतलब, तो उसके संपर्क में आ गए थे थोड़ा बहुत। अच्छा। हाँ तो सर वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी हम 10 दिन से क्वारंटाइन है, होम क्वारंटाइन है। अच्छा, आपको कोई लक्षण भी हैं? जी सर, आज मुझे थोड़ा खांसी हो रही थी। खांसी, अच्छा। तो आपने जांच कराई, कोविड टेस्ट? हाँ सर, टेस्ट करा, आज की रिपोर्ट नहीं आई अभी। अच्छा, रिपोर्ट आनी है अभी। तो आपकी मानसिकता ठीक है, सकारात्मक हैं आप? जी सर। चलिए तो अच्छा है डॉक्टर साहब, दिस इज वेरी नाइस कि देखिए फोन पे बहुत बात भी अच्छी कर बात रहे है, हैं, बहुत अच्छी बाकायदा बात है। जांच कराई है और तो रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। मेंटली वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि कुछ भी आ सकता है, 50% ना आए, 50% आ भी जाए। लेकिन मेंटली तैयार रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास जो है कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ साथ एक फैमिली पेशेंट्स भी हो सकते हैं, एल्डरली पेशेंट्स भी हो सकते हैं, और जो फैमिलीज में डेथ हो जाती है कोविड के वजह से, सबसे अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इस बीमारी में वो भी हो जाती है कि एक हमारा सबसे नियर एंड डियर वन जब चला जाता है कोविड के चलते हुए, हम उसकी जिस हिसाब से विदाई करनी चाहिए हम वो नहीं कर पाते। तो ये अंदर एक बहुत ही बड़ी तनाव पैदा करता है। दुख तो है ही है, दुख के साथ साथ बहुत बड़ी सी तनाव हो जाती है कि आप उसके पास जाके छूने के लिए भी अलाउड नहीं है। सो ये जो मानसिक स्थिति है ये बहुत भयानक स्थिति है। कोविड पेशेंट हो जाना शायद इतना भयानक नहीं है ये जितना दर्दनाक भी हो जाता है। शायद आपको लगता है फिर ऐसे में एक तो एक्सेप्टेंस आपने कहा, एक्सेप्टेंस करना बहुत जरूरी है कि पर्सनल गुड वर्सेस ग्रेटर गुड ये बहुत रहना जरूरी है। और तीसरा उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो हम लोग बोलते हैं एक सिटीजनशिप की क्वालिटी है, एक सिटीजनशिप की क्वालिटी होता है कि मैंने तो एक्सेप्ट किया है, मुझे अवेयरनेस भी फैलाना है, मिथ्या प्रचार नहीं करनी है और सही जो फैक्चुअल चीजें वही फैलानी है, वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे आप केओटिक सिचुएशन भारत में भी देखे होंगे, बहुत सारे कंट्री में भी हुआ है जो सोशल नेटवर्किंग के थ्रू ही हुआ है, जो कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के थ्रू नहीं हुआ है। तो ये भी जिम्मेदारी मेरी है कि मैं सही मैसेज ही फैलाऊं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जिसकी सोर्स बिल्कुल ऑथेंटिक हो। और एक मैसेज और अभी आया कि लक्षणों में बुखार की बात, खांसी, ये तो शुरू से थी, लेकिन अब स्वाद चला जाएगा, ये भी एक लक्षण है कोविड-19 का? जी, स्वाद और टेस्ट ये जाएंगे, ये भी पॉसिबल है। अच्छा। क्योंकि ये वायरस वो नर्व्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अच्छा। तो ये भी अर्ली साइंस में आता है। डायरिया भी होता है 10% पेशेंट्स में। अच्छा। स्टमक की तकलीफ होगी, आपको डाइजेशन इंडाइजेशन होगा, डायरिया होगा। इनफैक्ट मैं इसमें छोटी सी ऐड करूंगी, बहुत सारे हमारी पेशेंट्स की जो पॉजिटिव पेशेंट्स में उसमें जब स्मेल और टेस्ट की इश्यूज आते हैं तब वो ज्यादा परेशान होते हैं। अच्छा। जब रिजल्ट आता है कोविड पॉजिटिव इतना परेशान नहीं होते हैं, लेकिन जब टेस्ट में जब खाने में दिक्कत होती है, स्मेल में दिक्कत होती है, तब उनको ज्यादा परेशानी होती है कि ये कितना दिन रहेगा, कब चला जाएगा, और मैं खाना खा ही नहीं पा रहा हूँ, जबकि रहने में कोई दिक्कत उनको नहीं हो रही। जी बिल्कुल। गोवा चलते हैं इस समय डॉक्टर सुजीत, जहाँ से हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो सूरज जी। हेलो जी, प्रश्न पूछिए। हाँ पूछूं मैं? हाँ जी। हाँ हेलो जी, सवाल पूछिए। हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं गोवा से सूरज कुलकर्णी बोल रहा हूँ जी। मुझे प्रश्न डॉक्टर अभी मैडम तो उनको पूछना था कि अभी आपने जो कहा कि कोई पेशेंट मर जाता है तो उसके फैमिली को उसके पास नजदीक नहीं आने देते, तो मुझे मेरा सवाल ये था कि वो जो मरा हुआ मरीज रहता है उसके अंदर कोरोना वायरस जीवित रहता है इसीलिए नहीं जाने देते या और कुछ कारण रहता है इसके लिए? वो भी एक कारण है, निश्चित तौर पर वो भी उतना वो कारण है ही है। और उसी खतरे से थोड़ा दूर करने के लिए प्रिकॉशन लिया गया है, लेकिन उसमें वायरल लोड कितना होता है ये बहुत मतलब बहुत हद तक आप निश्चित होकर नहीं बोल सकते, लेकिन प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू इट इज सेड दैट कि जब हो जाता है तो थोड़ा सा तब भी सोशल डिस्टेंस थोड़ा सा मेंटेन कीजिए। और नंबर ऑफ पीपल जो जाएंगे वहाँ पे क्रियाकर्म करने के लिए क्रियाकर्म जरूर कीजिए, वो जरूरी है। दुख को शेयर जरूर कीजिए, वो भी जरूरी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का जो गाइडलाइंस है तब भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल।
ये सावधानी बरतनी ज़रूरी है। डॉक्टर यतिन, आप चेयरमैन हैं क्रिटिकल केयर एंड एनेस्थीसिया वेदांता में, और एनेस्थीसिया बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो कोविड-19 के संदर्भ में मैं कैसे समझूं? देखिए, कोविड-19 के जो पेशेंट, जो 5% पेशेंट मैं बता रहा हूँ जो बहुत बीमार हैं और आईसीयू में जाते हैं, पूरे इंडिया में और पूरी दुनिया में 2 ही स्पेशलिटीज़ मोस्टली उनको जिम्मेदारी है उनको देखने की, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और एनेस्थीसिया। और यही है क्योंकि वो एक्सपर्टीज जो चाहिए होता है कि पेशेंट को इंट्यूबेट करना, मशीन पे वेंटिलेटर, उनकी सांस को सपोर्ट करना, उनका ब्लड प्रेशर सपोर्ट करना, वाइटल ऑर्गन्स का सपोर्ट करना, ये सारा इन्हीं 2 स्पेशलिटीज़ की वजह से कवर किया है। और आपका प्रश्न बिल्कुल उचित है क्योंकि पहली बार टाइम मैगजीन कवर में एक अमेरिकन एनेस्थेसिस्ट का फोटो आया है कवर पेज पे, क्योंकि उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले किया है। बाकी कोविड की वजह से हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बाकी नॉन कोविड भी मरीज आते हैं हॉस्पिटल में, उनके भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, उनको भी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है, उसमें एनेस्थीसिया में स्पेशल प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं क्योंकि अगर रूटीन पेशेंट को कोविड है और उसकी कोई रूटीन सर्जरी हो रही है तो उसका रिस्क बाकी लोगों को भी बढ़ जाता है और मरीज को भी रिस्क बढ़ जाता है। जी बिल्कुल। और अब तो एम्स में भी ओपीडी खुल गई है, तो नॉन कोविड पेशेंट्स भी आ सकते हैं, लेकिन वो भी एहतियात बरतते हुए आए। पहले भी नॉन कोविड पेशेंट्स तो आते हैं बट इमरजेंसी के थ्रू आते थे, बट अभी जो है हमारा कई सारे डिपार्टमेंट के लोगों ने ओपीडी खोल रखा है। सारे डिपार्टमेंट अभी नहीं खोले, लेकिन 25 जून से हम लोग ओपन है एंड एक लिमिटेड बेसिस पर पेशेंट्स लिया जाएगा। पहले स्क्रीनिंग हो जाता है, फिर टेलीफोन के तौर पर हो भी जाता है, तब हम फिजिकली उनको ये करते हैं। बट एक लिमिटेड पीरियड, लिमिटेड पेशेंट्स एंड लिमिटेड पीरियड के लिए जस्ट एक सावधानी बरतने के लिए ही किया गया है। तो डॉक्टर साहब, अब जब लॉकडाउन से अब भारत अनलॉक में आ गया है और धीरे धीरे हम सबको अपने काम पे वापस लौटना होगा, जिन्हें थोड़ी एप्रीहेंशन है काम पर जाऊं ना जाऊं, आप उन्हें क्या कहेंगे? 2-3 बातें कहूँगा। एक तो ये कि जैसे कि वायरस काफ़ी लंबे समय तक आ सकता है, तो मैं उन कंपनियों से और उन लोगों से ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि वो हर एम्प्लॉय से ये ना मांगे कि नेगेटिव की रिपोर्ट लेके आएँ। अच्छा, अगर उसको डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया है हॉस्पिटल से ड्यू चेकअप के बाद, तो ये मान के ही किया है कि वो संक्रमित नहीं बचा है। कई जगह हम लोगों ने देखा कि हमारे पास भी आते हैं लैब में कि ये सर्टिफिकेट दे दीजिए, हमें इसलिए चाहिए, हमको हुआ था कोरोना, ठीक हो गए, डिस्चार्ज भी हो गए, लेकिन सर्टिफिकेट हमारी कंपनी मांग रही है। गुड़गांव में हमें जाना है, वो कंपनी आने नहीं दे रही। बिल्कुल ठीक है। तो उन कंपनियों वालों को भी ये जानकारी होना जरूरी है कि जब डॉक्टर ने एक ड्यू चेकअप के बाद डिस्चार्ज किया, एक डिस्चार्ज पॉलिसी है सरकार ने बनाई है उसको, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 बात जो आपने कही कि अब जैसे हम अनलॉक की तरफ को बढ़ रहे हैं, लेकिन अनलॉक में हमको एकदम से फ्री फॉर ऑल नहीं हो जाना चाहिए। हमको जैसे सरकार ग्रेजुअली अनलॉक कर रही है, सब सिचुएशन को देखते हुए, और जैसे जैसे हमारे समाज में जो सस्पेक्ट लोग हैं वो कम होते जा रहे हैं, संक्रमित, एक इम्यूनिटी लेवल बढ़ रहा है, ये व्यक्ति को एक आश्वासन भी देता है। मैं सीरो सर्वे का यहाँ पे कहूँगा, लोगों को इसमें आगे आना चाहिए, हमको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये उनको भी फायदा देगा। अच्छा। अगर मेरे में इम्यूनिटी आ गई तो मैं फिर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। पर्टिकुलरली डॉक्टर्स जो हमारे कोविड वार्ड में काम कर रहे हैं, आज RML, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग, सबके हम डॉक्टर्स को प्राथमिकता पे चेक कर रहे हैं इसके लिए। अच्छा। तो ये एक बहुत अच्छा, और डॉक्टर्स के साथ पुलिस वाले जो हमारे डेली सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको में भी अगर इम्यूनिटी आ जाएगी तो हम लोगों को काफी बड़ा आश्वासन का होगा। डिस्पेंसरी में जो स्टाफ है, क्या उनका भी टेस्ट जी हाँ, होगा? सभी हेल्थ केयर वर्कर्स का हम लोग करेंगे, और ये हमारा लेकिन कम्युनिटी लेवल असेसमेंट का सैंपल सर्वे है, तो इसमें लोग अगर कोऑपरेट करेंगे तो हमको पूरे दिल्ली की जनता को उससे फायदा होगा, लेकिन हेल्थ केयर वर्कर्स को प्राथमिकता से फायदा होगा। जी बिल्कुल। तो जैसा डॉक्टर सुजीत ने कहा कि एम्प्लॉयर्स को भी समझना होगा कि जो लोग डिस्चार्ज होके ठीक होके आ गए, आप इस बात को समझें कि वो ठीक हुए तभी वापस आए, तो कोई भेदभाव ना करें। और अक्षय कुमार भी हमें ऐसे ही कोऑपरेट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े, महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा, और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं,
तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। कोरोना से लड़ेंगे, करुणा से लड़ेंगे। करुणा, कंपैशन का वैल्यू जरूरी है डॉक्टर सुजाता? बहुत जरूरी है। एंड कंपैशन 3 लेवल में हमें दिखाना जरूरी है। एक तो आज ट्रीटिंग टीम के पास भी कंपैशनेट होना चाहिए, उनकी सारी चिकित्सा जो इन्फॉर्मेशन वो शुरू कंपैशनेट होना जरूरी ये है कि वो तो दिखता नहीं है, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप पास कर रहे हैं, जिस हिसाब से पेशेंट को एजुकेट कर रहे हैं, उसी में कंपैशन दिखना चाहिए, झलकना चाहिए। तो एक तो हो गया जो चिकित्सा टीम है, जो ट्रीटमेंट टीम है, उनसे कंपैशन की अपेक्षा रहती है। दूसरा ये हो गया फैमिली वाले, उनसे भी हमारा कंपैशन की एक्सपेक्टेशन रहती है। और तीसरा जो है, जब हम कम्युनिटी में वापस जाते हैं तब भी रहना चाहिए, क्योंकि हम तो जीत के आए हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलते चलते आखिरी वर्ड्स हम नमन करते हैं सभी कोरोना वॉरियर्स को, हॉस्पिटल डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को, सैनिटेशन वर्कर्स, बैंकिंग स्टाफ, सिक्योरिटी। अस्पताल में आप जब चेयरमैन हैं तो टीम को मोटिवेट कैसे करते हैं, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है? मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले मैं आईसीयू में जाता हूँ, फिर मेरे जूनियर्स को कहता हूँ जाओ। अगर मैं पीछे से जनरल बन के बाकी लोगों को, सोल्जर्स को आगे भेजूंगा तो ये लड़ाई कभी नहीं जीत पाएंगे। तो वो जब मुझे देखते हैं तो वो खुश होते हैं कि वो लोग, वो भी पीछे पीछे आते हैं जी। तो अब उनको बार बार, क्योंकि शुरू में जब पहली बार मरीज आए थे तो बहुत डरे हुए थे, नर्सेज बहुत डरी हुई थी। अच्छा। तो वो इटालियन पेशेंट्स आए तो सबसे पहले मैंने रिसीव किया उनको। मैंने कहा मैं तुम्हारे से ज्यादा, मेरी उम्र है, मुझे खतरा ज्यादा है, अगर मुझे डर नहीं है तो आप लोगों को डरने की कोई। लेकिन फिर हेल्थ केयर वर्कर प्रॉपर पीपीई पहने, वो जरूरी है। मैं सबको कहता हूँ अपना प्रोटेक्शन करो, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगा जी। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो, ठीक से हाइजीनिक कंडीशंस में काम करो तो कुछ नहीं होगा। आखिरी 1 मिनट रह गया, आपसे गुजारिश करेंगे डॉक्टर साहब कि आप हमें मास्क पहनने का सही तरीका बताएं, क्योंकि हम लोग मास्क तो पहन रहे हैं लेकिन सही तरीका भी जानना है। जी डॉक्टर साहब। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा क्योंकि ये जो है एक सामान्य सी बात है, लगता है कि हमने प्रधानमंत्री जी की बात मान ली, लेकिन जब आप मास्क पहनने जाते हैं, ज्यादातर अमूमन देखा है हमने 90% लोग इस तरीके से पहन लेते हैं, जिसमें नाक हमारी ढकी नहीं। ये गलत है सर, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि नाक एक्सपोज्ड है। नाक एक्सपोज्ड है। जब तक हम नाक को पूरी तरह ऐसे करके फिर इस क्लिप को यहाँ से दबाइए ऊपर से, जिससे कि आपकी नोज के शेप के हिसाब से ये पूरी तरह फिट हो जाए। इसको नीचे खींचिए, चारों तरफ सिक्योर करिए। आखिरी वर्ड्स में आपको देता हूँ, चुनौती तो है, कठिनाइयां भी हैं, ऐसे में मुस्कुराहट कैसे लाएं, वो भी मास्क के साथ? मास्क के साथ मुस्कुराहट लोगों को लगता है वो दिखता नहीं है, लेकिन हम मुस्कुराहट इतना सुंदर है कि आप मास्क पहनते हुए भी अगर अंदर मुस्कुराएंगे तो भी आंखों से वो झलकेगा, बिल्कुल झलकता है। तो खुश रहना बहुत जरूरी है, एक दूसरे का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तीनों चीज बहुत जरूरी है। खुशी तो आंखों से झलकता है, खुशी यहाँ नहीं होती है, खुशी आंखों से आती है। डॉक्टर साहब, फाइनल वर्ड्स? नहीं तो ये आती की लड़ाई हम सबको इकट्ठे ही जीतनी है। सब अपनी कोशिश जारी रखे और धैर्य रखिए कि 1-2 महीने में मेरे ख्याल से उम्मीद है कि कम हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो धैर्य रखिए, संयम बनाए रखिए, सावधानी बरतिए। कठिनाई भले हो लेकिन जीवन है तो उतार चढ़ाव भी होगा, एक्सेप्ट करिए। मास्क के पीछे मुस्कुराहट भले नजर ना आए, लेकिन जैसे डॉक्टर सुजाता कहती हैं, आपकी आंखें सच्चाई बता देती हैं। आज आकर कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। So stay informed, stay safe. Namaskar. Thank you.